अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। एरोपोनिक्स तकनीक से आलू की खेती करना है लाभकारी। अधिक फलोत्पादन के लिए पपीते के बाग में करें जरूरी कार्य। दुनिया भर में कृषि के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है और जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसे देखते हुए ये भी जरूरी है कि कृषि में नए नए तरीकों को विकसित किया जाए और उन्हें अपनाकर अधिक पैदावार लिया जा सके, जिससे बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके। एरोपोनिक्स एक ऐसी ही आधुनिक तकनीक का उदाहरण है जिसे अपनाकर किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो क्या है एरोपोनिक्स तकनीक और इससे आलू की खेती आप किस तरह से कर सकते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से। ये एरोपोनिक्स टेक्निक है, एक नई रिसेंट टेक्नोलॉजी है जो कि CPRI शिमला की पेटेंट टेक्नोलॉजी है। उनके गाइडेंस से हमने ये 2020 में पहली क्रॉप ली थी। इसमें किसान भाइयों, बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करा पाना एक चिंता का विषय बना हुआ है, जिस कारण कृषि वैज्ञानिक इस समस्या के निराकरण के लिए सतत प्रयासरत हैं। और इसी क्रम में वैज्ञानिकों ने अब एक और सफलता हासिल की है। अब किसान बिना मिट्टी और सूरज की रोशनी के बिना एरोपोनिक्स तकनीक से आलू की खेती कर बम्पर पैदावार ले सकते हैं। यहाँ पे जो हम मेजर वेराइटीज़ लेते हैं वो कुफरी पुखराज है, क्योंकि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया सबसे पॉपुलर वेराइटी है। जिसके बाद कुफरी पुखराज के बाद कुफरी मोहन है, कुफरी संगम जो कि बहुत ही रिसेंट न्यू वेराइटी है, 2 साल पहले CPRI शिमला द्वारा रिलीज़ की गई थी। उसका भी रुझान बहुत ज़्यादा दिख रहा है किसानों की तरफ से। और जो ट्रांसप्लांटिंग के लिए हम माइक्रो प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि टिश्यू कल्चर लैब से, हमारी ही टिश्यू कल्चर लैब से हम बनाते हैं, जिसमें कि ये हार्डनिंग के लिए हमें 10 से 15 दिन की ज़रूरत होती है और उसके बाद हम स्टायरोफोम शीट पे इनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। किसान भाइयों, एरोपोनिक्स तकनीक से आलू के टिश्यू कल्चर को प्लास्टिक सीट के छेद में लगाया जाता है, जिस कारण पौधे की जड़ बॉक्स में लटकी रहती है और मिट्टी की जगह सारी खुराक छिड़काव करके उसे दी जाती है। जब पौधा बढ़वार करने लगता है फिर उसे ऊपर की ओर नेटिंग के द्वारा सहारा देते हैं। और ये ऑटोमेटिक पूरी यूनिट है, तो इसमें जो साइकिल है, न्यूट्रिएंट साइकिल है, वो खुद ही हर 5 मिनट बाद खुद ही स्टार्ट हो जाती है। और जो भी स्प्रे या न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट हमें देने होते हैं वो हम सीधा रूट जोन पे दे देते हैं, जिससे कि 40 से 45 दिन में हमारा ट्यूबराइजेशन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है और लगभग 50 दिन पे हम लोग इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। जब बॉक्स में लटकी जड़ में आलू लग जाते हैं तो बॉक्स को खोलकर आलू को अलग कर लिया जाता है। इस तरह से अधिक संख्या में रोगमुक्त कंद मिलते हैं। ये एक पौधे पे 35 से 40 मिनी ट्यूबर हम प्राप्त कर सकते हैं और हम जो इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं उनका वजन होता है 3 से 4 ग्राम।
जो प्रीफर्ड किया जाता है। बड़े भी कर सकते हैं, पर हमें नंबर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो 3 से 4 ग्राम बेस्ट माना जाता है और वही हम हार्वेस्ट करते हैं। और इसके हार्वेस्ट करने के बाद हम लोग इनको सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, और उसके बाद 4-5 दिन बाद थोड़ी लाइट वाली जगह पे रख के उसमें ये ग्रीन बन जाते हैं, और उसके बाद हम इनको स्टोर कर देते हैं 12 से 16 डिग्री पे। और अगर हमें लंबे वक्त के लिए रखना है तो हम 2 से 3 डिग्री पे हम लोग इसको हार्वेस्ट करते हैं। इस विधि में फ़ायदा ये है कि एक तो हवा में आलू होते हैं तो आकर्षित लगती है, दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंस है जो किसान भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि इसमें हमें मिनी ट्यूबर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अगर हम ओपन फील्ड में लगाएंगे या नेट हाउस में लगाएंगे तो हमें एक पौधे से 8 से 10 मिनी ट्यूबर ही मैक्सिमम मिल जाते हैं, पर एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी में हमें 35 से 40 मिनी ट्यूबर मिल जाते हैं, तो 3 से 4 गुना पैदावार हमें ज़्यादा मिल जाती है और कम समय में मिलती है। तो ये टेक्नोलॉजी किसान भाई बहुत ही हाई क्वालिटी का बीज यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी हम ऑनलाइन सेल करते हैं। यहाँ पे किसान भाइयों को यही मैसेज रहेगा कि आप आलू की खेती से बहुत ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं बहुत कम समय में। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और पौष्टिक गुणों से भरपूर फलों में बात करें पपीते की, तो इसके उद्यान प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। तो आपको इन पपीता के पौधों से अधिक और गुणवत्ता युक्त फल मिले, इसके लिए बाग में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुनेश्वर प्रसाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारा क्षेत्रों में जो किसान भाई पपीता के खेती कर रहे हैं उनके सामने एक जाड़े का जो प्रबंधन करने की के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हम जाड़े के मौसम में कैसे पपीते की खेतों को हम अच्छी तरह से कर पाएँ। इसके लिए सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा पपीते के जो भी खेत हैं उसमें सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो, नमी हमेशा रहना चाहिए। अगर नमी नहीं रहेगी तो आपको वो पौधे में पाला मारने की समस्या होगी। पपीते के पौधे ठंड के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। पाला पड़ने पर पपीते के पौधे मरने लगते हैं और ऐसे में पपीतों के छोटे और नवरोपित पौधों को पुआल की टाटी बनाकर पौधों के उत्तर पश्चिम दिशा से तीनों ओर से ढक दें। साथ ही आप देख रहे हो कि इस रबी मौसम में अनेक प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं, जिसमें जो आपके जैसे टमाटर हो गए, आलू हो गए, मिर्च हो गए, ये सब इनमें एक कीड़े का कभी कभी प्रकोप देखा जाता है और वो कीड़ा जो है वाइट फ्लाई या थ्रिप्स जो है पपीते के पौधे को भी आक्रांत करता है। तो कीड़े और बीमारियों का भी आप समुचित देखभाल इस समय में करेंगे। पपीते के बाग में इन कीटों के कारण पर्णकुंचन यानी लीफ कर्ल रोग होता है, जिसके लक्षण केवल पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। रोगी पत्तियां छोटी और झुर्रीदार हो जाती है। पत्तियों का विकृत होना एवं इनकी शिराओं का रंग पीला पड़ जाना रोग के सामान्य लक्षण हैं। रोगी पौधों में फूल कम आते हैं। रोग की तीव्रता में पत्तियां गिर जाती है। इसके नियंत्रण के लिए रोगी पौधे को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। साथ ही सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर का प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इस समय पपीते के बाग में चूर्निल आसिता रोग का प्रकोप होता है। ये रोग ओडियम यूडिकम कैरिकी नामक कवक से होता है। इससे प्रभावित पत्तियों पर सफेद चूर्ण जमाव हो जाता है, जो बाद में सूख जाती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए सल्फैक्स 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
और एक कि ये जो समय है आपका, ये ध्यान देने की बात ये रहेगी कि आप अभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खरपतवार निवारण जरूर करेंगे कि इस समय खरपतवार नहीं हो और कीड़ों का प्रकोप नहीं हो। और इसके बाद जैसे ये मौसम आपका बदल जाता है, फरवरी का मौसम आते हैं, तब उसमें आप खाद और उर्वरक का फिर पुनः उपनिवेश करेंगे, जो लगभग 200 ग्राम नत्रजन, 300 ग्राम फास्फोरस और 150 ग्राम पोटास प्रति पौधे के दर से दे करके आप उस पौधे को उर्वरक का प्रयोग करेंगे उसमें। पपीते के फूलों को विकसित होने तथा पैदावार बढ़ाने के लिए आदर्श तापमान 21 से 35 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 70 से 85% होनी चाहिए। इससे कम या ज्यादा तापमान होने पर पपीते के फूल गिरने लगते हैं। साथ ही मिट्टी में नाइट्रोजन का कम या ज्यादा स्तर, सूखापन और अतिरिक्त नमी की स्थिति भी फूलों की वृद्धि, परागण और निषेचन को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, साथ ही पौधों की हल्की सिंचाई करें। किसान भाई जब पपीता की खेती करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि उनके फल गिरने लगते हैं, तो आप मिट्टी जांच करा करके उचित पोषक प्रबंधन करिए और साथ ही आप प्रति पौधा 200 ग्राम बोरेक्स का उपयोग पौधे के लगाते समय आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, या आप लगाने के 3 महीने के बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बोरेक्स जो है 20 ग्राम प्रति पौधे के दर से देने से फलों का गिरना और फल के आकार में वृद्धि करना अच्छा रहता है उसके लिए। अपने राज्य में पत्ता गोभी की फसल बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसान भाइयों ने पत्ता गोभी की फसल लगा रखी है, उन किसानों को इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ जरूरी कार्यों को करना आवश्यक है। तो पत्ता गोभी की फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। किसान भाइयों, वर्तमान जो समय है उसमें अगर हम सब्जियों की बात करें तो मुख्य फसल के रूप में यहाँ पे पत्ता गोभी या बंद गोभी जिसको बोलते हैं उसकी खेती की जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जल प्रबंधन की। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए फसल की सही देखरेख करना जरूरी होता है। पत्ता गोभी की फसल में सिंचाई एक मुख्य घटक है जिसका प्रबंधन करना अति आवश्यक है, इसलिए फसल में नमी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो भूमि की किस्म और फसल की जल मांग के आधार पर जो है हल्की सिंचाई जो है देते रहना चाहिए, लगभग 8 से 10 दिन 15 दिन के अंतराल में। और एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जल भराव की स्थिति ना हो। अगर हम बात करें खरपतवार प्रबंधन की तो मजदूरों के माध्यम से या हस्तचलित जो यंत्र हैं उसके माध्यम से जो है खरपतवार प्रबंधन जो है नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये जो खरपतवार हैं वो मुख्य फसलों से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं जल के लिए, वायु के लिए, पोषण के लिए। तो समय समय पर जो है खरपतवार प्रबंधन करते रहें। अब हम बात कर लेते हैं पोषण प्रबंधन की। तो जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो वो जो है घुलनशील NPK जैसे कि 18-18-18, 19-19-19 या 20-20-20 जो NPK है घुलनशील, उसकी जो है 2 किलो से लेके 3 किलोग्राम मात्रा जो है प्रति एकड़ की दर से वेंचुरी के माध्यम से जो है दे सकते हैं, अगर जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप की सुविधा उपलब्ध है वो। और जिनके पास जो है ड्रिप सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है वो जो है फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। पत्ता गोभी में अगर फसल सुरक्षा की बात करें तो इसमें इल्लियाँ इसमें सबसे ज़्यादा प्रकोप करती है। ये जो इल्लियाँ हैं वो कभी भूरे रंग की, काले रंग की, पीले रंग की हो सकती है। इस फसल में DVM कीट का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट पहले पत्तियों को खाकर नुकसान करता है, उसके बाद पत्ता गोभी की गांठों में छेद करके उनको खाता है,
जिससे फसल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो आप इस कीट की शुरुआती अवस्था में ही जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। साथ ही प्रति एकड़ खेत में 5 से 6 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। इससे बचने के लिए, नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव करें, जिससे काफी हद तक इल्लियों का नियंत्रण हो सकता है। पत्ता गोभी की फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट पत्तियों, कोमल भागों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल का उचित विकास नहीं हो पाता है और फसल कमजोर होने से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियां, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो पत्ता गोभी की फसल की अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इसे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की औसत गति 3 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गिरते हुए तापमान के मद्देनजर किसान भाइयों को पाला पड़ने के प्रति सचेत रहने की सलाह दी जाती है। शाम को तापमान में अचानक कमी, आसमान का साफ होने तथा हवा का रुक जाना इत्यादि पाला पड़ने के लक्षण हैं। संवेदनशील फसलों जैसे सरसों, आलू, मटर, धनिया, बैंगन, टमाटर, चना आदि बंधक के तनु अम्ल के 0.1% यानी 1000 लीटर पानी में 1 लीटर गंधक का तनु अम्ल घोल का छिड़काव करें। पाला पड़ने के पूर्वानुमान की शाम को दिए गए रसायन का छिड़काव करें या खेत में फव्वारा से हल्की सिंचाई करें। फल वाले पौधों को पाले से बचाने के लिए उत्तर दिशा में सरकंडे के टाटी लगाएं। बैंगन की फसल में फल एवं तना छेदक लट के प्रकोप की संभावना है। इसके नियंत्रण के लिए प्रभावित शाखाओं एवं फलों को तोड़कर नष्ट कर देने और फल बनने पर क्लोरोपैरिफास इसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों की फसल में चेपा कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। कीट का फसल पर प्रकोप होने पर डाइमेथोएट 30 इसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। वर्तमान तापमान बेर के बाग में फल मक्खी के प्रकोप के लिए अनुकूल है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बेर में फल मटर के दाने के आकार के हों तो कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 इसी दवा की
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव जैतपुरा जिला दौसा के किसान अजीत कुमार ने। आप यूरिया मोलासिस बनाने और पशुओं को खिलाने के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो अजीत कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कृषि और डेयरी व्यवसाय आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। कृषि में आय की अनिश्चितता के कारण किसानों को समन्वित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। इस क्षेत्र में अधिकतर पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को न तो संतुलित मात्रा में आहार दिया जाता है और न ही पूरक आहार का समावेश किया जाता है। पशु आहार की दिनों दिन बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप पशुपालकों को शुद्ध लाभ में कमी हो रही है। अतः पशुपालक वैज्ञानिक तरीके से पशु आहार प्रबंधन कर अपने पशुओं से अधिक दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में संपूरक आहार है यूरिया मोलासिस ब्रिक्स। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक यूरिया मोलासिस खनिज मिश्रण और अन्य सामग्री के उपयुक्त अनुपात में मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। यह दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनके भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलते हैं। हरे चारे की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक बहुत ही उपयोगी है। आज के समय में कई तरीके से मोलासिस बनाया जाता है। मोलासिस बनाने में अवयवों की मात्रा इस प्रकार रखते हुए बनाया जाता है: यूरिया 10 भाग, शीरा 50 भाग, गेहूं की चापड़ 20 भाग, बाइंडर 10 भाग, खनिज लवण 5 भाग, नमक 5 भाग को मिलाकर किसान आसानी से बना सकते हैं। पशुपालक पशु आहार में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक को नियमित रूप से दुधारू पशुओं को चटाने से उनके दूध उत्पादन में लगभग 10 से 14% तक की वृद्धि होती है। यह एक कम आदान वाली उत्पादन तकनीक है जिनका प्रतिदिन प्रति पशु लगभग 2 रुपए का खर्च आता है। ये ब्रिक्स प्रत्येक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों में उपलब्ध है। इस ब्रिक्स को दुधारू पशुओं को चटाने के लिए नाद पर लटकाते हैं। इसके अलावा तसला तगारी में रखकर पशुओं को नियमित रूप से चटाएं। इस ब्रिक्स को चटाने में पशु चारा, दाना और बंटा चाव से खाता है। यह ब्रिक्स आहार की पाचकता को बढ़ाती है। पशुपालक ध्यान रखें कि इस ब्रिक्स पर मिट्टी आदि न लगे और इस ब्रिक्स को 6 माह से कम उम्र के बछड़ा बछड़ी को न चटावे। यूरिया मोलासिस ब्रिक्स पशुओं को खिलाने के फायदे हैं अनेक। पशुओं को सूखाग्रस्त या अकाल की स्थिति में जिंदा रखने के लिए दिया जाता है। इससे पशु को प्रोटीन की पूर्ति रहती है, जिससे कि पशु की शारीरिक वृद्धि और विकास बराबर बना रहता है। खनिज लवण की पूर्ति भी पशु को बराबर बनी रहती है, जिससे पशु में बांझपन जैसी समस्या नहीं आती है। साधारण अवस्था में भी यदि पशु को इस ईंट का उपयोग करवाते हैं तो इस ईंट में उपस्थित उच्च प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण की मात्रा के कारण पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है। शारीरिक वृद्धि और बांझपन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। पशुपालक को डेयरी से अच्छा लाभ भी मिलता है। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।